मॉर्निंग, वेलकम टू एंटी कोरोना सिविल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मैकुलेज मेथड को कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको बताया था हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एरिया मूवमेंट मेथड के साथ डील करेंगे। बट स्टूडेंट्स, एरिया मूवमेंट मेथड को डील करने से पहले मैं एक प्रॉब्लम और बता देता हूँ मैकुलेज मेथड की। वो भी आरटीयू के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने 3 प्रॉब्लम सोल्व कर ली थी मैकुलेज मेथड की। एक हम लास्ट प्रॉब्लम और सोल्व कर लेते हैं, जो कि हमारी एक तरह से ओवरहैंग बीम है लाइक एज ए। और प्रॉब्लम इस तरह से है, एन ओवरहैंग बीम ABC इज लोडेड एज शो इन फिगर, ठीक है। डिटरमाइन द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट C। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने मैकुलेज मेथड के अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम की प्रॉब्लम सोल्व कर ली थी। मल्टीपल पॉइंट लोड्स दे रखे थे। सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने कपल लगा के भी इसको हमने सोल्व कर लिया था और पॉइंट लोड प्लस UDL लगा के भी इसको हमने सोल्व कर लिया था। और आज हमारी नई प्रॉब्लम है ओवरहैंग बीम के लिए हम कैसे सोल्व करेंगे अगर हमें इस तरह से UDL दे देगा तो देखिए आपको बोला है एक ओवरहैंग बीम में ABC, उसमें हमें मल्टीपल लोडिंग दे रखी है और C फ्री एंड पर हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाला है, पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहली चीज़ तो आप ये देखिए, अगर आपकी ये वाली बीम है तो इस बीम को हम इस तरह से भी तो बना सकते हैं ना। अगर इसके UDL को हम यहाँ पर ऐड कर दें तो जितना ऐड हमने ऊपर किया है उतना ही हम नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब मैथमेटिकल रूल है, 5 प्लस कर रहे हैं तो 5 माइनस कर दो, अल्टीमेटली वैल्यू तो 0 आएगी, ठीक है। तो इस कहने का मतलब ये है, इस बीम को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर देंगे तो कोई गलत चीज़ नहीं है ना मैथमेटिकली। अगर आपको कोई चीज़ सोल्व करनी है तो ठीक है, तो आप ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, दोनों ही चीज़ सही है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब ईजी हो जाएगा सोल्व करना, ठीक है। अगर इस बीम की अगर हम रिएक्शन की बात करें तो इस बीम के अंदर रिएक्शन जो होगी हमारी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, RA प्लस RB इज इक्वल टू, एक तो हमारा आ रहा है कैपिटल W प्लस एक हमारा आ रहा है स्मॉल w इंटू L, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं RA प्लस RB इक्वल टू, अगर हम जानते हैं स्मॉल w इंटू L जो होता है हमारा वो क्या होता है, कैपिटल W के इक्वल होता है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं ना 2W, RA प्लस RB इक्वल टू 2W। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी क्या निकालेंगे, रिएक्शन निकालेंगे। तो रिएक्शन निकालने के लिए मैंने बोल दिया यहाँ पर RA प्लस RB है ना, इस बीम से अभी हम सोल्व कर रहे हैं रिएक्शन को, ठीक है ना, ठीक है। तो हमने बोल दिया RA प्लस RB इक्वल टू W इंटू L प्लस W, और WL जो है हमारा हो गया कैपिटल W। तो RA प्लस RB इक्वल टू हमारा कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ W। अब हमें अगर RB की वैल्यू निकालनी है या RA की वैल्यू निकालनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को RA की वैल्यू निकालनी है। अगर RA की वैल्यू निकालनी है तो टेकिंग मोमेंट अबाउट में क्या करूँगा, B करूँगा, हिंज के अबाउट मोमेंट करते हैं। तो टू फाइंड RA टेकिंग मोमेंट अबाउट B, तो हमारा हो जाएगा RA इंटू 2L, ठीक है, यही होगा ना हमारा RA इंटू 2L माइनस, अब UDL आ रहा है, UDL हमारा कितना आ रहा है, W कितनी डिस्टेंस पर आ रहा है, L डिस्टेंस पर आ रहा है और डिस्टेंस का हाफ, तो W इंटू L इंटू L/2, ठीक है। क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। और इधर से भी तो ये मोमेंट देगा ना हमारा B पॉइंट तक, वो क्या देगा W इंटू L, ये और ये क्लॉकवाइज दे रहा है तो प्लस W इंटू L। तो इससे हम RA की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, RA इंटू 2L माइनस W इंटू L इंटू L/2 प्लस W इंटू L इक्वल टू 0। हमने B के अबाउट मोमेंट ले लिया, तो जैसे ही हमने B के अबाउट मोमेंट लिया तो हमारे पास RA की वैल्यू आ गई माइनस W/4, और इससे हम RB की वैल्यू भी निकाल देंगे 9W/4, ठीक है। RA और RB की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हमें निकालना है C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन। तो C पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले हम रिएक्शन निकालते हैं, रिएक्शन हमने निकाल ली। उसके बाद हमें MX लेना होता है, तो MX को लेने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, इस बीम को हम इस फॉर्म में भी बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस बीम को हमने इस फॉर्म के अंदर बना दिया, क्योंकि मैकुलेज के अंदर क्या होता है, जब किसी सेक्शन के अबाउट मोमेंट लेते हैं और बीच में कोई UDL दे रखा होता है तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, उस UDL को हम एंड तक कंसिडर करते हैं, है ना। एंड तक कंसिडर करेंगे तो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं करा, इस UDL को हमने एंड तक ले लिया। तो इतना पार्ट हमने ऐड किया तो नीचे से भी इतना पार्ट माइनस कर दिया, ठीक है ना। मैथमेटिकल रूल है, जितना ऐड आप करोगे उतना ही आपको माइनस करना पड़ेगा। तो इस बीम को हमने इस बीम की फॉर्म में बना दिया
ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेना है। अगर हम इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट अगर हम लेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्या होगा, अगर आप इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लेते हो तो mx अगर आप निकालते हो तो mx हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RA इंटू एक्स। ठीक है, फिर हमारा हो जाएगा माइनस, अब हमारे पास UDL आ रहा है तो हम बोल देंगे W, है ना, W, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारी, W x माइनस एल, कितनी हो जाएगी, x माइनस एल, फिर x माइनस एल बाई 2 आप करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस एल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, फिर हमारे पास ये रिएक्शन आएगी RB, तो आप RB कर दोगे और RB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, RB की वैल्यू हो जाएगी RB, और ये डिस्टेंस जो हो जाएगी हमारी वो क्या हो जाएगी, x माइनस 12। ठीक है, RB हमारी हो जाएगी x माइनस 12। ठीक है, और फिर प्लस और करेंगे हम, क्योंकि नीचे से UDL भी तो लग रहा है हमारा, और UDL हमारा हो जाएगा W, और डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस 12 बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो x सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लोगे तो हमारा आएगा RA इंटू एक्स माइनस, ठीक है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, माइनस W x माइनस एल स्क्वायर बाई 2 प्लस RB इंटू एक्स माइनस 12 और प्लस W x माइनस 12 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप मेरे को एक बार बताइए, जो हमारा स्मॉल w होता है हमारा जो कैपिटल W होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल w इंटू एल, बोलते हैं नहीं बोलते, जो हमारा कैपिटल W होता है उसको हम बोलते हैं स्मॉल w इंटू एल। तो स्मॉल w हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल w को हम बोल सकते हैं कैपिटल W अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्मॉल w आएगा उसकी जगह हम लिख देंगे कैपिटल W इंटू एल। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लिया, तो आपको सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, एक्स सेक्शन के अबाउट जैसे हमने बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर लिया तो हमने देखिए, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। एक्स सेक्शन के अबाउट जैसे ही बेंडिंग मोमेंट हम लेंगे यहाँ पर, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने इस सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लिया है, तो आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा ये डिस्टेंस हमारी एक्स है। तो एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट आप जैसे ही लोगे तो हमारा फेला क्या हो जाएगा, RA इंटू एक्स, ये क्लियर है। फिर हम करेंगे ये W और ये इसकी ये डिस्टेंस लेंगे और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x माइनस एल, तो W इंटू एक्स माइनस एल और x माइनस एल बाई 2, ये भी चीज़ क्लियर है। और W, और मैंने अभी आपको बताया था कैपिटल W इक्वल टू होता है स्मॉल w इंटू एल, तो स्मॉल w की जगह हम बोल सकते हैं कैपिटल W इंटू एल, तो यहाँ पर स्मॉल w की जगह हमने लिख दिया कैपिटल W इंटू एल। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, फिर हमारे पास ये RB की वैल्यू आ रही है, तो भाई पॉइंट लोड में तो हम करते हैं लोड इंटू डिस्टेंस, और UDL में करते हैं लोड इंटू डिस्टेंस का हाफ। तो अब हमारा आ रहा है पॉइंट लोड, तो RB इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी x माइनस 12, तो हमारा हो गया RB x माइनस 12, और नीचे से UDL भी तो आ रहा है हमारा, तो वापस वही हो जाएगा हमारा ये W x माइनस 12 का स्क्वायर बाई 2, और W को आप बोल सकते हो स्मॉल w को आप बोल सकते हो कैपिटल W अपॉन एल। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा एक्स सेक्शन के अबाउट बेंडिंग मोमेंट। फिर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हमारे पास एक इक्वेशन होती है EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस का mx। तो इस mx को जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो जो भी हमारी mx की वैल्यू थी वो उसका हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका साइन चेंज हमारा हो जाएगा। जैसे EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर हम रख देंगे mx की वैल्यू, तो जो भी mx की वैल्यू थी उसका साइन चेंज करके यहाँ पर हम रखेंगे, क्योंकि mx हमारा नेगेटिव होता है। तो सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर RA, और RA की वैल्यू आपको पता है माइनस W/4 होती है, तो देख लीजिए हमने साइन चेंज करके इसको रख दिया, तो ये हो गया W/4 इंटू एक्स। ठीक है, साइन चेंज क्यों किया, क्योंकि EI d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस mx, तो जो भी mx की वैल्यू है उसमें उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो mx की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक बार इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास स्लोप इक्वेशन आ जाएगी।
ठीक है। और अगेन फिर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और जैसे ही आप अगेन इंटीग्रेशन करोगे तो हमारे पास रिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। और इतना करने के बाद C1 और C2 की वैल्यू निकालनी होगी, और C1 और C2 की वैल्यू हम किससे निकालते हैं, बाउंड्री कंडीशन से। और बाउंड्री कंडीशन किस तरह से लगाते हैं, जहाँ पर वैल्यू 0 होती है। तो स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी, x इक्वल टू 0 पर डिफ्लेक्शन 0 है, तो C2 की वैल्यू ऑब्वियस है 0 ही होगी। मतलब x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, तो इसमें ओनली फर्स्ट टर्म वैलिड होगी। x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 जब हम करते हैं तो फर्स्ट टर्म भी वैलिड होती है। तो इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो C2 हमारा क्या आ जाएगा, 0। सिमिलरली x इक्वल टू 12 पर वापस डिफ्लेक्शन 0 आएगा, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड एंड पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो x इक्वल टू 12 का मतलब ये हो गया हमारा, 12 का मतलब हो गया हमारा इतना स्पान कवर हो रहा है, ठीक है। तो इतने स्पान के अंदर ठीक है, एक सेकेंड, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास C1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -3/16 इंटू WL, ठीक है। और C1 और C2 की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, और जैसे आप इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास स्लोप इक्वेशन आ जाएगी और डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारी स्लोप इक्वेशन हो गई, ये हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गई। और आपको स्लोप कहाँ पूछा है, हमें स्लोप पूछा है फ्री एंड पर, तो फ्री एंड पर x की वैल्यू कितनी होगी, फ्री एंड पर x की वैल्यू कितनी होगी, देखिए फ्री एंड पर x की जो वैल्यू होगी वो 3L होगी। तो हमें कुछ भी नहीं करना, जो भी हमारी स्लोप इक्वेशन आई है और जो भी हमारी डिफ्लेक्शन इक्वेशन आई है उस इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक बार तो x इक्वल टू 3L पुट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्लोप इक्वेशन जो भी थी उसमें हमने x इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 3L पुट कर दिया। जैसे ही आप 3L पुट करोगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा फ्री एंड पर 47/48 WL² और जैसे डिफ्लेक्शन इक्वेशन के अंदर आप 3L पुट करोगे तो हमारा आ जाएगा 13/16 WL³ तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है उसमें यहाँ पर UDL लग रहा है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, और यहाँ पर हमारा पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है, तो उस केस के अंदर जो C पॉइंट होता है उस पर स्लोप की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 47/48 WL²/EI, बिल्कुल सिंपल है। और डिफ्लेक्शन आता है 13/16 WL³/EI, ठीक है। याद करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ईजी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं, एरिया मूवमेंट मेथड, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 मेथड कंप्लीटली बता दिए। फर्स्ट मेथड बताया था डबल इंटीग्रेशन मेथड, इसके लिए मैंने आपको बोला था दिस मेथड इज़ यूज फॉर द प्रिज्मेटिक बीम, और सेकेंड चीज़ मैंने इसकी बताई थी दिस मेथड इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन बेंडिंग मोमेंट इज़ कांस्टेंट होल बीम। मतलब डबल इंटीग्रेशन में मैंने आपको बोला था ये मेथड जो है हमारा प्रिज्मेटिक बीम के लिए यूज़ होता है, और इस मेथड को हम वहाँ एप्लीकेबल करते हैं जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मतलब सिंगल लोडिंग के लिए इसको हम एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। और फिर हमने सेकेंड मेथड में मैंने आपको बताया मैकुलेज मेथड, इट इज़ द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डबल इंटीग्रेशन मेथड। दिस मेथड इज़ यूज व्हेन द बेंडिंग मोमेंट इज चेंज फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो मैकुलेज मैंने आपको बताया ये प्रिज्मेटिक बीम के अंदर यूज़ होता है, ये डबल इंटीग्रेशन मेथड का इम्प्रूवमेंट है, और इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में चेंज होती है, मतलब ये मल्टीपल लोडिंग्स के लिए हमारा यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं एरिया मूवमेंट मेथड, ठीक है। तो जहाँ पर भी हमारा मैकुलेज मेथड फेल हो जाएगा वहाँ हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एरिया मूवमेंट मेथड, क्योंकि एरिया मूवमेंट मेथड की खास बात ये होती है कि ये प्रिज्मेटिक बीम के साथ साथ नॉन प्रिज्मेटिक बीम के अंदर भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बीम बोथ। इन दिस मेथड कंटिन्यूटी ऑफ स्लोप इज एज्यूम्ड, देयरफॉर इट इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन स्लोप सडनली चेंज सच एज प्रेजेंस ऑफ इंटरनल हिंज, ठीक है। जहाँ पर इंटरनल हिंज प्रेजेंस होगी वहाँ पर ये मेथड यूज़ नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हम स्पेशल मेथड पढ़ते हैं, और उस स्पेशल मेथड का नेम है कॉन्जुगेट बीम मेथड, जो कि हमारा लास्ट मेथड है। दिस इज सुटेबल, अब ये कहाँ सुटेबल होगा, दिस इज सुटेबल व्हेन एरिया एंड CG सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ M/EI डायग्राम कैन बी इजिली फाउंड। तो देखिए एरिया मूवमेंट मेथड की 2 कैरेक्टरिस्टिक है। पहली कैरेक्टरिस्टिक तो ये है
कि ये प्रिज्मेटिक बीम के साथ साथ नॉन प्रिज्मेटिक बीम के लिए भी एप्लीकेबल है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये मेथड वहाँ बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है जहाँ पर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और M/EI डायग्राम को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले एरिया मूवमेंट मेथड को हम प्रिज्मेटिक बीम के लिए एप्लीकेबल करेंगे, फिर एरिया मूवमेंट मेथड को हम नॉन प्रिज्मेटिक बीम के लिए एप्लीकेबल करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है प्रिज्मेटिक बीम विद द थ्योरम, मतलब हम प्रिज्मेटिक बीम को एरिया मूवमेंट मेथड से सोल्व करेंगे और साथ ही साथ इसकी हम थ्योरम को भी एक्सप्लेन कर देंगे। और एक चीज़ और देखिए, जो मैं अभी आपको प्रॉब्लम सोल्व करा रहा हूँ, इस प्रॉब्लम को आप डबल इंटीग्रेशन से भी सोल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि है ना, डबल इंटीग्रेशन से भी सोल्व कर सकते हो, एरिया मूवमेंट मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। तो फ़र्क दोनों में क्या है? फ़र्क दोनों में सिर्फ इतना सा है, डबल इंटीग्रेशन का इम्प्रूवमेंट है, अब हम जो भी आगे बढ़ रहे हैं वो उसकी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, तो एरिया मूवमेंट मेथड जो होगा, अब तक हमने जो प्रीवियस प्रॉब्लम सोल्व किए उसको तो सोल्व करेगा ही करेगा, साथ ही साथ तो जो नॉन प्रिज्मेटिक बीम है उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो प्रीवियस प्रॉब्लम्स है उनको तो सोल्व कर ही देगा। ठीक है, बट जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो उसको भी फाइंड आउट कर देगा। लेकिन जो हमने प्रीवियस मेथड पढ़ ली है, जैसे फॉर एग्जांपल डबल इंटीग्रेशन मेथड हमने पढ़ लिया, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड सिर्फ उसका दायरा वहीं तक सीमित है, जहाँ सिंगल लोडिंग देगा वहीं हम यूज़ करेंगे, मल्टीपल लोडिंग्स में वो फेल हो जाएगा। मैकुलेज मेथड, उसका भी दायरा फिक्स है, मल्टीपल लोडिंग्स देगा, उसके लिए तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, बट जैसे ही नॉन प्रिज्मेटिक बीम आएगी वहाँ पर वो फेल हो जाएगा। लेकिन एरिया मूवमेंट मेथड जो होगा वो सिंगल लोडिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, मल्टीपल लोडिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है, और नॉन प्रिज्मेटिक बीम के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये एडवांस हमारा मेथड हो गया, ये प्रीवियस प्रॉब्लम के साथ साथ न्यू प्रॉब्लम को भी सोल्व आउट कर सकता है। तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं एरिया मूवमेंट मेथड को प्रिज्मेटिक बीम के लिए, फिर हम पढ़ेंगे नॉन प्रिज्मेटिक बीम के लिए। तो पहले मैं आपको एरिया मूवमेंट मेथड बता रहा हूँ प्रिज्मेटिक बीम के लिए, और ना केवल मैं आपको इसमें प्रॉब्लम को सोल्व आउट कराऊंगा, साथ ही साथ इसकी जो थ्योरम्स होती है, मोर थ्योरम्स 1, मोर थ्योरम्स 2, जो कि एग्जाम के अंदर आती है, वो भी इसी एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्वेश्चन सब सिर्फ हमारा इतना सा है, एक कैंटिलीवर बीम है हमारा और फ्री एंड पर हमारा पॉइंट लोड लग रहा है, और बोला है आपको कि फ्री एंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करो। या तो एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे आएगा, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन ये इस तरह से भी आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, एक कैंटिलीवर बीम में फ्री एंड पर हमारा, हाँ एग्जाम में इस तरह से बन सकता है कि एरिया मूवमेंट मेथड क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करो। या फिर एग्जाम में इस तरह से बन सकता है कि एरिया मूवमेंट मेथड की मोर थ्योरम 1 और मोर थ्योरम 2 को भी एक्सप्लेन करो। तो किसी भी तरह से आ जाए तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंटिलीवर बीम है, उस कैंटिलीवर बीम का सबसे पहले हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और आपको क्लियरली पता होगा, हाँ स्टूडेंट्स, एरिया मूवमेंट मेथड आपके लिए बहुत ईजी होता है और ये विद इन 1 मिनट के अंदर आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर देगा। बट इसकी एक डिसएडवांटेज ये है, अगर आपको किसी भी बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना नहीं आता तो फिर आपके लिए यह बहुत टिपिकल है। ठीक है, जिससे सिंपल सी बात है, एक सिंपली सपोर्ट एक कैंटिलीवर बीम है जहाँ पर हमारे फ्री एंड पे लोड लग रहा है, तो आपको पता है कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आएगा, फिक्स्ड एंड पर ही आएगा। ठीक है, लोड इनटू डिस्टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम ड्रॉ कर देंगे। तो पहला काम होगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास फ्री एंड पर PL। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम बनाएंगे M/EI डायग्राम, है ना। ये डायग्राम तो हो गया हमारा M डायग्राम, और अब हम बनाएंगे M/EI डायग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, और M/EI डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, जो भी आपको लोड दे रखा है, मतलब जो भी हमारा मोमेंट है उसमें हम क्या करेंगे, EI का डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कौन सा डायग्राम बन जाएगा, M/EI डायग्राम। जिससे हम बात करते हैं इस, एक सेकेंड, जैसे हम बात करते हैं इस कैंटिलीवर बीम की। इस कैंटिलीवर बीम में हमें फ्री एंड पे पॉइंट लोड दे रखा था, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ट्रायंगल फॉर्म में बन गया PL। अब इसका M/EI डायग्राम हम बनाते हैं। तो कुछ भी नहीं करना हमें, जो भी हमारा मोमेंट आया है उसमें हम EI का डिवाइड कर देंगे। PL है भाई, ये M डायग्राम हो गया। M/EI का मतलब क्या होगा, जो भी मोमेंट आया है उसमें EI का डिवाइड कर दो। तो जैसे इसमें EI का डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू कम हो जाएगी, डायग्राम तो वही रहेगा ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका डायग्राम ऐसा है तो उसका डायग्राम आप थोड़ा सा छोटा बना देना, ठीक है ना।
ऐसे बना देना, ठीक है, क्योंकि हम ये के डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू कम होएगी ना, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, कैंटिलीवर बीम में अगर फ्री एंड पे अगर पॉइंट लोड आएगा तो पहले मोमेंट डायग्राम बनाना, फिर मोमेंट डायग्राम के बाद M/EI डायग्राम बना देना, ठीक है। और अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें इसमें, तो देखिए स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन जो इसमें आएगा वो फ्री एंड पर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं फिक्स्ड एंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वो कहाँ पर आएगा, फ्री पर आएगा, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम के अंदर क्या होता है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है वहाँ स्लोप 0 होता है, और जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नहीं होती वहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये आपको चीज़ नज़र आ रही होगी, बट सिंपली सपोर्टेड बीम में ऐसा नहीं होता। सिंपली सपोर्टेड बीम में जनरली अगर सिमेट्रिक है तो जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहीं स्लोप भी मैक्सिमम वहीं पर ही डिफ्लेक्शन भी मैक्सिमम होता है। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यहाँ पर हमारा यहाँ पर हमारा इस तरह से सिमेट्रिक लोड है तो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ ऐसे बनता है, और इसकी डिफ्लेक्टेड शेप भी ऐसी बनती है। तो यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हो रही है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है वहीं पर ही डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, बट कैंटिलीवर बीम में ऐसा नहीं है, बिकॉज कैंटिलीवर बीम में जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ स्लोप क्या होगा, 0 होगा, और जहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होगा वहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कैंटिलीवर बीम में उल्टा होता है, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं करा, हमें कैंटिलीवर बीम दे रखी थी, तो इस कैंटिलीवर बीम के अंदर हमने मोमेंट डायग्राम बना दिया और M/EI डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब हमें इसमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है, तो स्लोप की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे मोर थ्योरम 1 से, और डिफ्लेक्शन की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे मोर थ्योरम 2 से, ठीक है। तो एग्जाम में मोर थ्योरम 1 और मोर थ्योरम 2 भी आती है, तो देखिए कैसे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो मोर थ्योरम 1 की हम बात करते हैं, चेंज इन स्लोप फ्रॉम एनी पॉइंट x to b, चेंज इन स्लोप फ्रॉम एनी पॉइंट x to b इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन x to b। इसका मतलब हो गया x से b के बीच में जो भी स्लोप का चेंज है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। जो M/EI डायग्राम का जो एरिया है वो इसके इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो गया, थीटा बी माइनस थीटा एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, M/EI डायग्राम के एरिया के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं मोर थ्योरम 1। चेंज इन स्लोप फ्रॉम x to b इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन x to b। मतलब x से b के बीच में जो स्लोप का चेंज है वो उसके एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव होता है, सैगिंग पॉजिटिव होता है, वो तो आपको पता ही है। दिस मेथड बिकम मोर इजी, ये मेथड बहुत इजी होगा इफ़ पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप एंड जीरो डिफ्लेक्शन आर नोन, ठीक है। जहाँ पर हमें जीरो स्लोप और जीरो डिफ्लेक्शन पता होता है वहाँ पर ये मेथड बहुत इजीली एप्लीकेबल होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। और वो आपको अभी समझ में आ जाएगी। ये मेथड वहाँ पर मोस्ट सूटेबल होता है, वहाँ पर इसको हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे हम बात करें, हमारी जो बीम थी वो फिक्स बीम थी और फिक्स्ड एंड ए पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन 0 था, तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, चेंज इन स्लोप फ्रॉम A to B इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम बिटवीन A to B। मतलब चेंज इन स्लोप मतलब A से B का जो स्लोप का चेंज है, मतलब थीटा बी माइनस थीटा ए जो है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। जो इसका M/EI डायग्राम है उसके एरिया के इक्वल होगा। तो थीटा बी माइनस थीटा ए इक्वल टू एम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ M/EI डायग्राम, ठीक है। और थीटा ए की वैल्यू फिक्स्ड एंड पर क्या होती है, 0 होती है। तो थीटा बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। और M/EI डायग्राम का एरिया क्या होगा, अगर ये रहा हमारा M/EI डायग्राम, तो इसके एरिया की हम बात करें तो हमारा हो जाएगा हाफ इंटू बेस, और हाइट हो जाएगी हमारी PL/EI,
अब ये नेगेटिव है तो उसको हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो थीटा बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाफ इंटू एल इंटू पी एल अपॉन ई आई। तो थीटा बी की वैल्यू हमारी हो जाएगी पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। और हमने जब डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा था और डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर जब हमारा यहाँ पर पॉइंट लोड आया था तो वहाँ पर भी स्लोप की वैल्यू हमारी यही आई थी, पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI। हमने W बोला था तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2 EI हमारे पास वैल्यू आई थी। अभी हमारा लोड P है तो हमारे पास आ गई पी एल स्क्वायर अपॉन 2 EI, ठीक है। तो मोर थ्योरम 1 से हमने निकाल ली स्लोप की वैल्यू और मोर थ्योरम 2 से हम निकाल लेंगे डिफ्लेक्शन की वैल्यू। तो आइए हम देखते हैं मोर थ्योरम 2 क्या बोलती है। डिफ्लेक्शन ऑफ एनी पॉइंट B विथ रेस्पेक्ट टेंजेंट एट एनी पॉइंट X इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम बिटवीन X to B। अगर हम B पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालें टेंजेंट X लेकर, ठीक है, अगर हम B पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालें टेंजेंट X लेकर तो इसका जो डिफ्लेक्शन, इनके बीच का जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम। तो हम बोल सकते हैं डेल B माइनस डेल X इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम। जो M अपॉन EI डायग्राम है उसके मोमेंट के इक्वल होगा और उसका मोमेंट हमारा क्या हो जाएगा, M इंटू एक्स बार। मतलब जो भी उसका एरिया था अगर उसको आप सेंट्रोइड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसके लिए हो जाएगा मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम, ठीक है। अगर आपको B का डिफ्लेक्शन निकालना है टेंजेंट X के रेस्पेक्ट में तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा वो इसके जो एरिया जो इसका M अपॉन EI डायग्राम था उसके मोमेंट के इक्वल होगा और उसका मोमेंट क्या होगा हमारा, एरिया इंटू सेंट्रोइड, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से हम निकालेंगे। अगर हम कैंटिलीवर बीम की हम बात करें तो डिफ्लेक्शन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट A इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम बिटवीन A टू B। A से B के बीच में भी निकाल सकते हैं। तो जैसे आप A के बीच में A से B के बीच में निकालोगे तो हमारा हो जाएगा YB माइनस YA इक्वल टू एरिया इंटू एक्स बार, क्योंकि मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम क्या होता है, एरिया इंटू सेंट्रोइड। तो एरिया इंटू एक्स बार, ठीक है। तो YA की वैल्यू तो 0 हो गई, फिक्स्ड एंड पर डिफ्लेक्शन 0 होता है। तो YB इक्वल टू हो गया हमारा एरिया इंटू एक्स बार। अब एरिया हम क्या लेंगे, एरिया तो हमें पता ही है माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एक्स बार का मतलब सेंट्रोइड। अब सेंट्रोइड हम क्या लेंगे यहाँ पर, देखिए इसका हमें डिफ्लेक्शन कहाँ से निकालना है, फ्री एंड पर निकालना है तो सेंट्रोइड भी फ्री एंड से लेंगे। और हम जानते हैं ट्राइंगल के लिए फ्री एंड पर जो सेंट्रोइड होता है हमारा वो कितना होता है 12/3, कॉर्नर पे कितना होता है 12/3 और इधर से कितना होता है L/3। तो जो भी एरिया था उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12/3 से। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 12/3 से तो हमारे पास YB की वैल्यू आ जाएगी PL³ अपॉन 3 है। तो बिल्कुल सिंपल था हमारी प्रॉब्लम कुछ इस तरह से थी। एक कैंटिलीवर बीम थी और उस कैंटिलीवर बीम के लिए हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना था। तो हमने कुछ भी नहीं करा, सबसे पहले इसका हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, ठीक है। फिर हमने इसका M अपॉन EI डायग्राम बनाया, ठीक है। M अपॉन EI डायग्राम बनाने के बाद मोर थ्योरम 1 लगाई। मोर थ्योरम क्या थी, चेंज इन स्लोप फ्रॉम B टू A इज इक्वल टू एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम, मतलब थीटा B माइनस थीटा A इक्वल टू इसके एरिया के इक्वल कर दो तो उससे हमारा स्लोप आ गया। और मोर थ्योरम 2 थी हमारी डिफ्लेक्शन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट A इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ M अपॉन EI डायग्राम, मतलब जो B का डिफ्लेक्शन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, YB माइनस YA किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी हमारा M अपॉन EI डायग्राम है उसके मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। और उसका मोमेंट क्या होगा हमारा, एरिया इंटू सेंट्रोइड। तो स्लोप निकालने के लिए तो हमने सिर्फ एरिया के इक्वल कर दिया उसको स्लोप को, और डिफ्लेक्शन निकालने के लिए उसको हमने A इंटू एक्स बार के इक्वल कर दिया। तो सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आपको स्लोप निकालना होगा तो जो भी हमें M अपॉन EI डायग्राम दे रखा होगा उसको उसके एरिया के इक्वल कर देना, और जब भी हमें डिफ्लेक्शन निकालना होगा तो जो भी हमें M अपॉन EI डायग्राम दे रखा होगा उसके A इंटू एक्स बार के इक्वल कर देना, तो इसलिए हमारा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारी प्रिज्मेटिक बीम, जिसमें मैंने प्रिज्मेटिक बीम का एक प्रॉब्लम भी सोल्व करा दी और साथ ही साथ मोर थ्योरम 1 और मोर थ्योरम 2 को एक्सप्लेन भी करा दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिज्मेटिक बीम के साथ एरिया मूवमेंट मेथड कैसे डील करता है। जैसे हमें क्वेश्चन में आ गया कि एक नॉन प्रिज्मेटिक बीम आपको दे रखी है और इसमें हमें बोला कि फ्री एंड पर
मतलब बी पॉइंट पर जहाँ कपल लग रहा है वहाँ पर हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो ये एक कैंटिलीवर बीम है, और कैंटिलीवर बीम में जब हमारा कपल आता है तो बेंडिंग मोमेंट कैसे बनता है, कांस्टेंट ही बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये हमने सोम में भी प्रॉब्लम सोल्व की होगी आपने। ठीक है, अगर कोई कैंटिलीवर बीम है उसमें फ्री एंड पर अगर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है तो बेंडिंग मोमेंट कैसे बनता है, कांस्टेंट बनता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एम होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा एम होगा, और होगिंग बेंडिंग मोमेंट, इस तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। तो कैंटिलीवर बीम में जब भी फ्री एंड पर हमारा पॉइंट कपल आता है तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कैसे बनता है, कांस्टेंट बनता है। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे एम अपॉन ई आई डायग्राम। ठीक है, अब एम अपॉन ई आई डायग्राम का मतलब क्या होगा, जो भी हमारा मोमेंट है उसमें हमें ई आई का डिवाइड करना है। तो पहले तो हम ई आई का डिवाइड करेंगे इस पोर्शन के अंदर। तो जैसे आप इस पोर्शन में ई आई का डिवाइड करोगे, जैसे हमारे पास ये वैल्यू आ गई ई आई का डिवाइड करने से, फॉर एग्जांपल डिवाइड करने पर ये वैल्यू आ गई, और इस वाले पोर्शन में 2i का डिवाइड करेंगे तो 2i का डिवाइड करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ होगी, नहीं होगी। तो मतलब इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि इधर वाले पोर्शन में तो हमने ई आई का डिवाइड किया है और इधर वाले पोर्शन में हमने डबल डिवाइड किया है, तो इधर वाली जो वैल्यू होगी वो इधर वाली वैल्यू की हाफ हो जाएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी हमें डायग्राम दे रखा है उसका पहले मोमेंट डायग्राम बनाना है, और मोमेंट डायग्राम के बाद उसमें ई आई का डिवाइड करना है। तो यहाँ तो हमने ई आई का डिवाइड किया है और यहाँ हमने 2ei का डिवाइड किया है। 2ei का डिवाइड करने से इसकी ये वैल्यू हाफ हो गई, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था ये i है और ये 2i है। ठीक है, तो नॉन प्रिज्मेटिक बीम थी, उसका मोमेंट डायग्राम बना दिया, उसमें हमने एम अपॉन ई आई डायग्राम बना लिया। अब हम मोर थ्योरम 1 को अप्लाई करेंगे, और मोर थ्योरम 1 हमारी क्या थी, मोर थ्योरम 1 थी हमारी चेंज इन स्लोप फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन ए टू बी। मतलब ए से बी के बीच में जो स्लोप का चेंज होगा वो उसके एम अपॉन ई आई डायग्राम के एरिया के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा थीटा बी माइनस थीटा ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, और थीटा ए की वैल्यू तो हमारी 0 हो गई, फिक्स्ड एंड पर स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो थीटा बी इज इक्वल टू हमारा हो गया A1 प्लस A2। अब A1 का एरिया क्या है हमारे पास, A1 का एरिया, इसका एरिया रेक्टेंगल है तो इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, m अपॉन 2ai, ये तो हो गई विड्थ, और लेंथ हो जाएगी l/2। ठीक है, ऐसे हम इसका एरिया भी ले लेंगे, इसका एरिया भी क्या हो जाएगा m अपॉन ई आई, और ये तो हो गई, ये तो हो गई हमारी हाइट, और इसकी ये लेंथ हो जाएगी l/2। ठीक है, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया हमने, लेंथ इंटू विड्थ जो भी है। तो इन दोनों को हम, और ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव मूवमेंट था ना हमारा, इस वजह से नेगेटिव आया। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो थीटा बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3/4 ml अपॉन ई आई। ठीक है, अब हमें डिफ्लेक्शन निकालना है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू टेंजेंट ए इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम बिटवीन ए टू बी। तो बी का डिफ्लेक्शन निकालना है ए के रेस्पेक्ट में, तो हम बोल सकते हैं वाई बी माइनस वाई ए जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इस एम अपॉन ई आई डायग्राम के मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। और मोमेंट क्या होगा इसका, A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2। तो मतलब जो भी हमने एरिया अभी निकाला था उसमें हम सेंट्रोइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं वाई बी, हमारा यहाँ पर होगा ना वाई बी माइनस वाई ए, तो वाई ए तो 0 हो गया, तो वाई बी इक्वल टू हमारा हो गया A1 x1 प्लस A2 x2। तो A1 तो हमें पता ही है, इसका एरिया, और इसका एरिया हमारा क्या है, माइनस m अपॉन 2ei l/2। अब इसका x1 क्या होगा, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका x1 अभी मैंने यहाँ पर लिखा है 3l/4। ये x1 का मतलब इसका सेंट्रोइड, तो इसका सेंट्रोइड हमारा हो जाएगा l/2 है, तो l/2 का सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, l/4 हो जाएगा। बट ये सेंट्रोइड हमें कहाँ से लेना है, फ्री हैंड से लेना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, l/2। तो l/2 प्लस l/4 अब जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 3l/4। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स मैं फिर बता रहा हूँ, वाई बी माइनस वाई ए इक्वल टू हमारा हो गया था A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2। तो A1 तो हमें पता ही है, अब x1 क्या होगा, x1 का मतलब इसका सेंट्रोइड, और इसका सेंट्रोइड हमें, हाँ रेक्टेंगल का सेंट्रोइड हमेशा होता है मिड पर, तो l/2 का आधा कितना हो जाएगा, l/4। तो ये इतने पोर्शन का हमारा सेंट्रोइड आ गया, लेकिन हमें लेना कहाँ से है, फ्री हैंड से लेना है, तो इसमें हम l/2 को भी ऐड कर देंगे। तो l/2 प्लस l/4 हमारा कितना हो जाएगा, 3l/4
4। तो इस वजह से हमने क्या करा, एरिया इंटू x1 और x1 की वैल्यू हो गई 3l/4। सिमिलरली हम करेंगे a2 इंटू x2 बार। a2 तो हमने निकाल ही रखा है, -m/ei इंटू l/2 जो कि रेक्टेंगल का एरिया है। और x2 बार की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, x2 बार का मतलब इसका सेंट्रोइड, तो l/2 है, तो l/2 का आधा कितना हो जाएगा, l/4। तो ये हमारा l/4 हो गया। और इसको हमें फ्री हैंड से लेना था, तो इसमें हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो l/4 का l/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एडअप करेंगे, तो एडअप करोगे तो हमारा आ जाएगा 5/16 ml² EI। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक अगर हमें नॉन प्रिज्मेटिक बीम अगर आपको दे रखी हो, और नॉन प्रिज्मेटिक बीम के अंदर अगर आपको इस तरह से कपल यहाँ दे रखा हो, यहाँ पर 2i दे रखा हो, यहाँ पर i दे रखा हो, तो फ्री एंड पर जो स्लोप की जो वैल्यू होती है वो होती है, कितनी होती है स्लोप की वैल्यू, 3/4 ml/EI। ठीक है, और डिफ्लेक्शन जो होता है वो कितना होता है, 5/16 ml²/EI। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और इस नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू करेंगे। मतलब अभी तो हमने सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम सोल्व की है एरिया मूवमेंट मेथड की प्रिज्मेटिक बीम के साथ और नॉन प्रिज्मेटिक बीम के साथ ही साथ मैंने इसकी मोर थ्योरम 1 और मोर थ्योरम 2 को भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम भी हम सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।